नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में आज हम संसद पढ़ेंगे। संसद हमारा कुछ वीडियो इसमें हम शुरू कर चुके हैं संसद में। इससे पहले वाली क्लास में आपने विधेयकों के संबंध में बात करी थी और देखा था कि किस तरीके से कानून का निर्माण होता है, किस तरीके से कानून का निर्माण होता है, ये हमने पहले वाली क्लासों में देखा है। पिछली क्लास में हमने विधेयकों के प्रकार देखे, साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, थोड़ी सी हमने बजट के बारे में भी बातचीत की थी, कटौती प्रस्ताव वगैरह वो सब हमने देखा था। आज हम आगे चलते हैं और आज हम जो है कुछ और बातें करते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं हम लेखानुदान। देखो, मैं जो आपके सिलेबस में काम का है ना उसी पर बात करूँ। पढ़ाने को तो इसमें पहले आर्टिकल से लेकर लास्ट आर्टिकल तक सारे टॉपिक पढ़ाए जा सकते हैं, कैसे भी करके उनको घुमा फिरा के हम सिलेबस से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत जिसकी है एग्ज़ाम में जो आने लायक है हम उसी पर बात करेंगे। ठीक है, तो लेखानुदान क्या होता है ये भी बहुत कम इम्पोर्टेंट है। मैं जो बजट वाला हिस्सा आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये संसद में ये जो इसकी प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे लगता नहीं, क्योंकि एग्जामिनर खुद यहाँ से कन्फ्यूज रहेगा। ठीक है, दावे के साथ वो सवाल बनाने की स्थिति में यहाँ से नहीं रहेगा। फिर भी हम कर लेते हैं, क्या पता लक्ष्मीकांत की किताब से टाप करके उठा ले कोई इजी सवाल, इसलिए हम चीज़ों को देख रहे हैं। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान क्या कहता है? जिस वर्ष बजट 31 मार्च के बाद पारित होता है तब अल्पकालीन अनिवार्य खर्चों की अनुमति लेखानुदान के माध्यम से प्राप्त होती है। जनरली बजट क्या है, फरवरी के महीने में पारित हो जाता है। रबी परंपरा हमारी ये है कि 1 फरवरी को हम बजट पारित कर देते हैं। लेकिन किसी वर्ष, जैसे मान लो कोरोना वगैरह ऐसी कोई महामारी, ऐसा कुछ विशेष हो गया, तो उस वर्ष अगर 31 मार्च के बाद पारित करना पड़ रहा है हमको बजट, तब हमें क्या करना पड़ता है? तब संसद को लेखानुदान के माध्यम से सरकार संसद से जो बाकी और खर्चे होते हैं उस जो, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है वो 31 मार्च तक होता है। मतलब जैसे हमारा जो वर्ष होता है ना, हमारा कैलेंडर का वर्ष तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है आम लोगों के लिए, लेकिन सरकार का जो वर्ष है ना वो 31 मार्च को ख़त्म होता है। समझ गए बात को? सरकार का जो वर्ष है ना वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो 31 मार्च से पहले पहले इनको अगले साल का प्लान इनके पास होना चाहिए, क्योंकि इनका एक जो पिछले साल का प्लान था वो 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो इनके पास 1 अप्रैल से अगले साल के खर्चे की प्लानिंग होनी चाहिए वो, और क्योंकि बजट पहले आ जाता है जनरली। लेकिन किसी वर्ष अगर बजट पहले नहीं आ पाता है तो उस वर्ष ऐसे अल्पकालीन खर्चों के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अल्पकालीन अनिवार्य खर्चों के लिए हम लेखानुदान लेकर के आते हैं। ठीक है, इसकी वैधता 2-4 महीने की होती है, क्योंकि 2-4 महीने में फिर नया बजट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। भाई जब इमरजेंसी में काम कर रहे हो तो थोड़ी सी राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेकर के कर लीजिए, ये होता है लेखानुदान। याद रह जाएगा, जब किसी वर्ष बजट 31 मार्च के बाद पारित होता है तो अनिवार्य खर्चों के लिए, अल्पकालिक अनिवार्य खर्चों के लिए लेखानुदान रखा जाता है। लेखानुदान के माध्यम से उन खर्चों की पूर्ति की जाती है। 2-4 महीनों की इनकी वैधता होती है और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यय अनुदान। प्रत्यय अनुदान क्या होता है? प्रत्यय अनुदान क्या होता है? यदि सरकार को आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में प्रत्यय अनुदान पेश किया जाता है। यदि सरकार को आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता हो, अचानक धन की कोई, वो 31 मार्च वाला यहाँ लॉजिक नहीं है, दूसरा किसी और इमरजेंसी के समय ऐसी कोई ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में प्रत्यय अनुदान पेश किया जाता है। प्रत्यय अनुदान में धन की आवश्यकता के कारणों का उल्लेख नहीं किया जाता, करने की आवश्यकता नहीं होती। ये सवाल है ना, ये आपसे सत्य असत्य वाले कथनों में पूछे जाते हैं। ऐसे कोई नहीं पूछेगा प्रत्यय अनुदान किसे कहते हैं, ऐसे नहीं आएगा। सवाल कैसे आएगा? प्रत्यय अनुदान के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है, लेखानुदान के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है, वहाँ से आपको सवाल बना करके पूछेगा। ठीक है, तो हमें सेंटेंस याद रखना है और ये पता करना है कि वो सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है।
तो हमने प्रत्यय अनुदान में देखा कि भाई आकस्मिक रूप से किसी खर्चे की आवश्यकता होती है तब इसे पेश किया जाता है और इसके संबंध में कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि उलट ऊपर की तरफ लेखानुदान था, उसका तो कारण ही बता रखा था कि अगर बजट लेट पारित होता है और आवश्यक खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए उसको रखा जाता है। अपवादानुदान, ठीक है, एक्सेप्शनल ग्रांट, ऐसी कोई सेवा जिसका बजट में प्रावधान नहीं होता है उसके लिए यदि धन की आवश्यकता हो तो अपवादानुदान पेश किया जाता है। जैसे इसके नाम में लिखा है अपवाद स्वरूप। अपवादानुदान का मतलब क्या होता है, आपके बजट में उसका उल्लेख नहीं था फिर भी आपको किसी सेवा के लिए कोई ज़रूरत पड़ गई, तब हम कहेंगे कि वो जो जिस अनुदान के लिए हम पेश करते हैं उसे अपवादानुदान कहते हैं। ऐसी कोई सेवा जिसका बजट में प्रावधान नहीं होता है, हमने उल्लेख हमारे प्लानिंग में हमारी पर्ची में वो लिखी हुई नहीं थी फिर भी ऐसी कोई सर्विस आ गई। जैसे आपको पापा ने भेजा घर से कि बेटा ये जो मैं तेरे को पर्ची दे के देता हूँ ये पर्ची का सामान लेकर के आ जा। अब रास्ते में तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई है ना, तो उसका पंचर तुम्हारी लिस्ट में था ही नहीं, पंचर के 50 रुपये 40 रुपये, तो मोटरसाइकिल मान लो, बाइक मान लो, तो उसके खर्चे का प्लानिंग तुम्हारी लिस्ट में है ही नहीं। तो पापा को फ़ोन करके कहना पड़ता है पापा 50 रुपये का पंचर निकलवा रहा हूँ, ये पैसे थोड़े ऊपर नीचे होंगे। तो वो जो है वो क्या है, अपवाद, आपकी लिस्ट में नहीं था, अचानक कोई खर्चा आ गया। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी इन तीनों में से आपको अनुदान याद करना है जिसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं होती। मतलब पापा को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, पंचर कढ़ाना ही पड़ेगा तो आप पंचर कढ़वा लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। पंचर कढ़वाने के बाद फ़ोन कर दीजिए भाई रास्ते में ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी, मैंने ये पैसे यहाँ खर्च किए। तो ये अपवाद अनुदान होता है। 3 अनुदान याद रखेंगे, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान। आज की इस क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं। चलिए, ये जो वित्त विधेयक वगैरह है ना, थोड़ा देख लो, खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा देख लो। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। वित्त विधेयक अगर आपसे पूछे कि वित्त विधेयक कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहोगे 3। भाई वित्त का मतलब रुपए पैसों से संबंधित है ना, तो वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक फर्स्ट, इसको आर्टिकल 117(1) है ना, इसको बोलते हैं वित्त विधेयक फर्स्ट, और आर्टिकल 117(3) को बोलते हैं वित्त विधेयक थर्ड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के वित्त विधेयक आपको याद करने हैं। 3 प्रकार के वित्त विधेयक आपको याद करने हैं। एक तो धन विधेयक है, एक वित्त विधेयक फर्स्ट है जिसका अनुच्छेद कौन सा है, 117(1), वित्त विधेयक सेकंड जिसका अनुच्छेद कौन सा है, 117(3). अब धन विधेयक तो पहले हम पढ़ चुके हैं, है ना। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता, उसे साइन करने होते हैं, या मना कर सकता है, वापस नहीं भेज सकता। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई खास शक्ति नहीं होती, मैक्सिमम वो उसे 14 दिन रख सकती है। ये हमने कल पढ़ा ना पिछले वाली क्लास में। ठीक है, अब ये जो धन विधेयक है ना, ये वित्त विधेयक भी, भाई जो धन है वो रुपये पैसों से संबंधित बात तो कर रहा है। तो वित्त विधेयक के 3 प्रकार, एक तो धन विधेयक, एक वित्त विधेयक फर्स्ट, एक वित्त विधेयक सेकंड। तो धन विधेयक जो है ना, ये अपने आप में एक क्या है, वित्त विधेयक भी है। धन विधेयक जो है वो अपने आप में क्या है, वित्त विधेयक भी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, छात्र और छात्रा 2 नाम है। मैंने कहा कि छात्र भी विद्यार्थी है, छात्रा भी विद्यार्थी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सभी छात्र क्या है, विद्यार्थी है, कह सकते हैं ना भाई। छात्र, सभी विद्यार्थी छात्र नहीं है, छात्राएं उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का मैटर आएगा ना। वैसा ही कुछ यहाँ समझना आपको, सभी धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। ये सवाल कई बार सत्य असत्य के अंदर आपको परेशान करेगा। कथन निष्कर्ष वाले सवाल आता है ना, वैसे घुमा के दे देता है। सभी धन विधेयक के, लिख लो कॉपी में कोने में, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि वित्त विधेयक के 3 प्रकार है। वित्त विधेयक का एक छोटा सा प्रकार क्या है, धन विधेयक है। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं, क्योंकि बाकी वाले प्रकार में वो चले जाते हैं। समझ में आ रही है बात, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो, ये हमारे प्रकार हुए, डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो। धन विधेयक तो आप ऑलरेडी जानते हो, ऐसा विधेयक जिसके बारे में अनुच्छेद 110 में बात करी हो वो
धन विधेयक ये दो है, इनको दो भागों में क्यों बांटा गया है? 117(1) वाला जो विधेयक है ना, वो 110 के थोड़ा समान ही होता है। मतलब इस धन विधेयक के साथ इसकी थोड़ी समानता होती है। यदि किसी विधेयक में अनुच्छेद 110 के प्रावधान हो तथा साथ में अन्य प्रावधान भी हो तो उसे क्या कहा जाएगा? वित्त विधेयक फर्स्ट, और जिसका उल्लेख कहाँ होगा? 117(1) में होगा। इसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश करना पड़ता है और केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है, पहले मतलब। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रक्रिया एक साधारण विधेयक की तरह होती है। तो वित्त विधेयक फर्स्ट जो है ना, वो थोड़ी सी अपनी जो लक्षण है उसके, वो थोड़े से धन विधेयक की तरफ उसका झुकाव होता है। पहली बात उसमें कि उसमें धन विधेयक वाली बातें होती है, लेकिन उसके साथ में कुछ और बातें जुड़ी होती है, इसलिए वो एग्जैक्ट धन विधेयक की तरह नहीं होता, थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से है ना, एक बात बता दूँ ईमानदारी से, यहाँ से पूछने की हिम्मत कोई एग्जामिनर नहीं करेगा। आपको धन विधेयक, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड में अंतर पूछने की हिम्मत शायद ही हिंदुस्तान का कोई एग्जामिनर करे, क्योंकि इतना कन्फ्यूजिंग है तीनों ये कि आप एक पढ़ो तो लगता है यार वो भी तो हो सकता था, इसको पढ़ोगे लगेगा कि ये क्यों नहीं हो सकता। तो तीनों कन्फ्यूजिंग है, इसलिए इधर से डिटेल सवाल, बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर के सवाल पूछने की हिम्मत शायद ही कोई, स्टेट पीएससी वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी फर्जियत तो हाईकोर्ट में हर साल होती है, सवालों पर रिट लगती है, गलत सवाल बनाते हैं, तो वो तो हिम्मत नहीं करेंगे। यूपीएससी कभी करे तो अलग चीज़ है, लेकिन स्टेट पीएससी वो छोटे पेपर जो होते हैं ना राज्य स्तर वाले, ये तो मैं कहता हूँ कभी भी नहीं करेंगे कोशिश की यहाँ से, इस वाले पार्ट से विशेषकर कोई सवाल बनाने की हिम्मत करें। ईजी सवाल भी नहीं बनाएंगे, डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं गलत हो गया हमसे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप घबराइए मत कि यहाँ से कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है, यहाँ से सवाल बनाने के चांसेस बहुत कम है। अपने सिलेबस में संसद लिखा हुआ है और ये संसद के अंदर ये पार्ट है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े सा आप इनको देख लें, बाकी डिटेल इधर से कुछ नहीं है। हाँ, केवल धन विधेयक के संबंध में थोड़ा इसके ये पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, वो चीज़ें थोड़ी सी याद रखें। तो ये 117(1) जो है ना, इसकी विशेषता क्या है? थोड़ा धन विधेयक की तरफ झुकाव रखता है और इसे भी सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और इससे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। बाकी सारी प्रक्रिया इसकी साधारण विधेयक की तरह ही होता है, थोड़ा सा धन विधेयक की तरफ झुकाव रखता है। ठीक है, चलिए ये दूसरा वाला जो है ना 1173 117(3) में, इसमें क्या कहता है? यदि किसी विधेयक में 110 के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है, मतलब अनुच्छेद 110 के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है, लेकिन संचित निधि से संबंधित कोई प्रावधान यहाँ पर हो, तो उसे हम 117(2) में कहेंगे, 117(3) में कहेंगे। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती और किसी भी सदन में इसे आप पेश कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये बस ध्यान रखिएगा। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, एक तो 110, एक 117(1), एक 117(3) में। क्लियर? आपको सवाल पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त विधेयकों से संबंधित नहीं है, तो 3 ऑप्शन में आपको ये लिखे होंगे, एक चौथा कोई ऊटपटांग दे रखा होगा, उसको आप आंसर कर देना। क्लियर? अनुच्छेद तीनों के याद रखिएगा। 117(2) में कोई वित्त विधेयक नहीं है, ठीक है। 117(1), 117(3) और 110 याद रखिएगा, काम हो जाएगा। चलिए, अब संसद की जो कार्यवाही होती है ना, जो सत्र होते हैं, इसके जो प्रश्नकाल वगैरह होते हैं, इनका जो टाइमिंग होता है, पीरियड होता है ना क्लास के, आपके पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ऐसे कुछ इनके होते हैं, उनको समझते हैं। संसद अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए नियम बना सकती है। आर्टिकल याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना याद करो कि संसद अपनी कार्यवाही के लिए कानून नियम बना सकती है। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होता है प्रश्नकाल। टाइमिंग ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन अब स्टेट पीएससी हो सकता है इतना वाहियात क्वेश्चन पूछ ले, तो थोड़ा सा याद रखो। ज़्यादा यहाँ पर रट्टा मारने जैसी आवश्यकता नहीं है। 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। शून्यकाल ऐसा है जिसमें बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। शून्यकाल क्या होता है? भारतीय संसद का एक नवाचार का मतलब जो काम हम पहली बार कर रहे हैं, मतलब दुनिया में कहीं और नहीं होता। शून्यकाल केवल भारतीय संसद ने दिया है। शून्यकाल की जो विशेषता है वो भारतीय संसद में है। भारतीय संसद ने एक तरह से नया
एक परंपरा स्थापित कर दी जिसे हम कहते हैं शून्यकाल। इस वाले क्लास में मतलब 12 बजे से 1 बजे के बीच प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी प्रश्नों का तो पहले कहना होता है कि मैं प्रश्न पूछूंगा। जैसे मुझे कुछ पूछना है सवाल तो मैं पहले दिन बता दूंगा कि मेरे ये सवाल होंगे। लेकिन इस शून्यकाल में कोई भी मेंबर पहले सूचना के प्रश्न नहीं पूछता, अपने मन से अचानक उस समय सवाल पूछ लेता है। तो ये शून्यकाल की व्यवस्था भारतीय नवाचार है, इस बात को जरूर याद करें। नवाचार का मतलब है जो हम कोई पहली बार कर रहे हैं। प्रश्न कैसे पूछते हैं? शिक्षा मंत्री से पूछ लिया कि बताओ इस साल कितने प्रोफेसर आपके कॉलेजेस में हैं, कितने आपके जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें कितने प्रोफेसर हैं, है ना, उसमें ओबीसी के कितने, उसमें एससी के कितने, उसमें एसटी के कितने। ऐसा कोई सवाल आप पूछ सकते हैं, आपकी उसकी कोई योजना के बारे में, उसकी योजना में कितने क्या खर्चा हुआ, वो एक डिटेल आप पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है मेंबर का, आपका नहीं मेंबर का। ठीक है, चलो फिर लंच टाइम हो जाता है, ऐसे कुछ चर्चा वगैरह होती है। ये आपको ये टाइमिंग घड़ी वाला टाइम नहीं याद करना, सिर्फ 2 याद कर लीजिए, शुरू के प्रश्नकाल और शून्यकाल। क्लियर? चलिए, प्रश्नों के प्रकार बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। संसद से कोई सवाल बनाने की कोशिश करे तो यहाँ से बननी चाहिए, यहाँ से सवाल आ सकता है। और यूपीएससी के पुराने सवालों को याद रखिएगा, यूपीएससी ने यहाँ से सवाल पूछे हैं तो स्टेट पीएससी जो पेपर बनाती है ना, वो कभी ना कभी आपके पुराने यूपीएससी के सवालों को ज़रूर उठाती है। हर पेपर में आपको कम से कम 2 या 3 सवाल जो है, और ख़ासकर पॉलिटी के सवाल ऐसे मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं यूपीएससी ने पुराने जो प्रीलिम्स के पेपर रहे हैं वहाँ से पूछे हो। तो हो सकता है एक बार पूछा है यूपीएससी ने, शायद 2017 के समय पूछा था, 2017 की प्री में पूछा था ऐसा सवाल प्रश्नों के प्रकार से, तो यहाँ से सवाल बन सकता है। तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? वे प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर दिया जाता है, वे प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, अतः इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब पूरक प्रश्न मतलब मैंने कुछ पूछा, आपने बाद में हिंट कुछ पूछ लिया कि इसका चलो ये बताओ, होता है ना, क्रॉस क्वेश्चन करना, वैसे आप पूरक प्रश्न साथ में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न हुआ। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, जिनका उत्तर मौखिक रूप से, मंत्री से पूछोगे तो मंत्री बोल के बताएगा। आपने शिक्षा मंत्री से पूछ लिया कि बताओ भारत के आपके जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनमें कुल प्रोफेसर कितने हैं, कितने पद खाली है बताइए, तो उसका जवाब मंत्री जी खड़े होकर अपने मुंह से बोलकर बताएंगे। ये प्रश्न आपको पहले दिन देना होता है स्पीकर को, वो फिर घर से जब अपनी मिनिस्ट्री से आएंगे तो तैयार करके, ऐसे उनको सपना थोड़ी आ रहा है कि मेरे कितने सीयू में के अब जॉब में कितने प्रोफेसर, सारा याद थोड़ी होता है। पहले आपको वो अपना सवाल जमा कराना होता है पर्ची में लिख कर, जैसे आपने क्लास में कोचिंग मार्क जमा कराते हो ना पहले दिन के, भाई हमारे ये सवाल है, तो कुछ वैसा ही यहाँ पर होता है। चलिए, ये जो तारांकित प्रश्न है ना, ये इसका ध्यान रखना, ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया था। इसका रंग हरा होता है, अब मतलब सवाल लिखा होता है हरे रंग में। अब हम तो कभी एमपी बने नहीं है, तो कैसा मतलब उसका, या तो उस जो उनकी स्लिप होती है उसका रंग हरा होता होगा, या सवाल का रंग हरा होता होगा, कोई भी उनकी प्रक्रिया होगी। लेकिन रंग अगर पूछा जाए तारांकित प्रश्नों का रंग कैसा होता है, तो आप याद रखेंगे हरा। कैसे याद रखोगे हरे रंग को? तारांकित, तारा से मतलब यहाँ पर आया, तारा से पाकिस्तान का झंडा आपके दिमाग में आता होगा कि पाकिस्तान के झंडे में तारा बना हुआ है, और झंडे का रंग कैसा है? हरा है। तो ऐसा कुछ करके आप, क्योंकि अपने इमेज में, मेरे दिमाग में जब भी कोई इमेज आती है तारे से पाकिस्तान के झंडा, एक क्योंकि क्रिकेट में मैचों में हमने बहुत सारा देखा है, तो वहाँ पाकिस्तान के झंडे में तारा दिखाई देता है हमको, तो तारे से आप हरा रंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, चलो, तारा, हरा रंग तारांकित प्रश्नों में होगा। अतारांकित प्रश्न जो होते हैं उनका क्या हाल है? अतारांकित प्रश्न, इसका उत्तर लिखित में दिया जाता है, अतः इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। पहले वाले प्रश्न थे तारांकित, मतलब मौखिक आंसर दिया जाता था, पूरक प्रश्न पूछ लिया जाता था। सत्य असत्य कथनों के लिए फेवरेट बन जाते हैं ये सवाल। अतारांकित प्रश्न का मतलब हुआ आपको उत्तर जो है लिखित में दिया जाएगा, आपको प्रिंटेड एक आपको पेपर दे दिया जाएगा जो आपने कल पूछा था, पकड़िए आपका ये आंसर है। ठीक है, इसमें अब लिखित में दे रहे हैं तो फिर आपको सवाल पूछने का मौका थोड़ी मिलेगा, है ना, तो अनुपूरक प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग वाइट होता है, सफ़ेद रंग होता है। किनका? अतारांकित प्रश्नों का। गलती यूँ होगी ना, एक में हरा है, एक में वाइट है, एक में आपको गुलाबी मिलेगा, ऐसे प्रश्न होंगे। क्लियर? एक में आपको मिलेगा येलो पीला मिलेगा, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। तारांकित का हरा, अतारांकित का वाइट।
तारांकित अतारांकित श्रेणी में प्रश्नों को स्पीकर सभापति विभाजित करता है, मतलब जब पहले दिन आपने वहाँ जमा किए हैं तो वो थोड़े से उनको छांट लेता है कि वो कौन कौन से। चलिए, अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना 10 दिन के नोट। अब 10 दिन का कहाँ का अल्प सूचना, बहुत बड़ी सूचना होगी, पर यहाँ पे अल्प सूचना है। अल्प सूचना प्रश्नों में क्या है, 10 दिन के नोटिस के बाद प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यदि कोई अत्यावश्यक प्रश्न है तो उसे कम नोटिस पर भी पूछा जा सकता है। जो कम नोटिस पर मतलब कम समय देकर के पूछा जाए उसे हम कहेंगे अल्प सूचना प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न मंत्री की सहमति के बाद स्पीकर द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। अल्प सूचना में आपको थोड़ी सी, जिस मंत्री से पूछ रहे हो उसको पहले उसकी सहमति लेना आवश्यक है। मंत्री की सहमति होगी तो वही आपको जवाब दे पाएगा। अल्प सूचना प्रश्न कम नोटिस पर पूछे जाते हैं। जनरली आप पूछोगे 10 दिन का नोटिस आपको देना, 10 दिन पहले आपको अपना प्रश्न वहाँ पर लगाना होता है, फिर मंत्री जवाब देगा। अगर आपके क्षेत्र के एमपी है, वो अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो उन्हें 10 दिन पहले नोटिस लगाना पड़ता है। लेकिन अल्प सूचना वाले प्रश्नों में आपको नोटिस में ज़्यादा समय, मतलब आप तत्काल पूछ सकते हो, मतलब 1 दिन का गैप दे करके पूछ सकते हो। जैसे कल अपनी मीटिंग होने वाली है, कल सत्र में जाओगे तो आज शाम को दिया, 1-2 दिन पहले दे सकते हो। इसमें मंत्री की सहमति, मंत्री कहते कि ठीक है भाई सवाल लगा दो, मैं इनके जवाब दे दूंगा, तो उन सवालों को अल्प सूचना के प्रश्न कहेंगे। इनका रंग कैसा होता है, गुलाबी, हल्का गुलाबी। कैसा रंग होता है इनका, हल्का गुलाबी। इसलिए कह रहा हूँ उनको यार, रंगों को एक बार यूपीएससी ने पूछा है तो आपसे भी इधर स्टेट पीएससी भी पूछ सकता है, हल्का गुलाबी। ठीक है। एक होते हैं प्राइवेट पर्सन से, मतलब आप किसी निजी एमपी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। वो आपके आराम से, आप मतलब जैसे कोई सांसद है उससे सवाल पूछ सकते हैं। तो निजी व्यक्ति के जो प्रश्न होते हैं, जो क्या प्राइवेट मेंबर के जो प्रश्न होते हैं, उनका रंग कैसा होता है, येलो होता है, याद रखिएगा। एक प्राइवेट मेंबर प्रश्न भी होता है, प्राइवेट मेंबर के जो प्रश्न होते हैं ना, उनका रंग होता है येलो, ये भी लिख लीजिए। निजी सदस्य प्रश्न, अब इसमें निजी सदस्य से पूछे जाते हैं, एक एमपी दूसरे एमपी से पूछ लेता है। जनरली सवाल मंत्री से पूछे जाते हैं, जवाब दे तो वो होता है, लेकिन कभी कभार कोई सवाल मंत्री से पूछ लिया तो उसके लिए फिर जो है उसका रंग कैसा होगा, येलो रंग होगा। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको गलत कराने के लिए ऑप्शन में दे देगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ प्रस्ताव लाए जाते हैं, उन प्रस्तावों को देख लेते हैं। विश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आता है भाई, विश्वास सत्ता पक्ष ही लेकर के आएगा। सत्ता पक्ष द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है, अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए करते हैं। सामान्यतः गठबंधन की सरकार में इसकी आवश्यकता होती है। जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, अब इसको विश्वास प्रस्ताव पेश करने की कहाँ ज़रूरत है, जितने चाहिए उससे खूब ज़्यादा आपके पास ऑलरेडी एमपी है। 272 चाहिए, 300 के बाहर इनके पास एमपी हैं, तो इनको ज़रूरत नहीं है बार बार विश्वास प्रस्ताव रखने की। लेकिन अगर 2-3 दलों ने मिलकर के सरकार बनाई हो तो सरकार पर संकट रहता है हमेशा, तो वो सरकार को समय समय पर ये बताना पड़ता है सदन को कि भाई हम एक हैं। जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना 3 दलों ने मिलकर के सरकार बनाई है, तो उनको समय समय हर 6 महीने साल में बताना पड़ता है कि भाई हम एक है, हमारे बीच में कोई दरार नहीं है। तो वैसा सत्ता पक्ष जब कोई प्रस्ताव लेकर के आती है उसे कहते हैं विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्ष लेकर के आता है। जब विपक्षी दलों को सरकार में विश्वास खत्म हो जाता है, जब उनको लगे कि भाई ये सरकार गिर सकती है, इस सरकार के पास जितने सदस्य होने चाहिए समर्थन में उतने नहीं है, तब लेकर के आया जाता है। ये विपक्ष के द्वारा लोकसभा में, ध्यान रखना ये प्रस्ताव कहाँ पेश होते हैं, लोकसभा में। इस पर सदन के सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं 50 के। इसमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध होता है। याद रखिएगा, ये सवाल सत्य असत्य वाले कथनों में विशेषताएं बनकर के पूछे जा सकते हैं। यदि ये पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। मतलब कुल मिलाकर अगर सरकार के पास जितने मेंबर होने चाहिए, जितनी सीटें होनी चाहिए, जितने एमपी होने चाहिए, उतने अगर नहीं होते हैं तो विपक्षी दलों को भनक लगती है और वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं। मतलब पूछते हैं कि भाई तुम्हारे आदमी गिना दो हमें, वो नहीं गिना पाते हैं तो सरकार, मंत्री परिषद इस्तीफा दे देती है। अविश्वास प्रस्ताव की ये कहानी। क्लियर। निंदा प्रस्ताव या निंदक प्रस्ताव। निंदक प्रस्ताव देखिए, ये भी केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। याद रखिएगा, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ये तीनों अब तक हमने जो पढ़े ना, तीनों के तीनों
लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं पेश करना इनको। क्यों क्यों लाते हैं कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः मंत्रिपरिषद का निंदा अधिकार केवल लोकसभा के पास है। मंत्रिपरिषद की निंदा करने का अधिकार, इसके प्रस्ताव लाने का अधिकार इसके खिलाफ केवल लोकसभा के पास है। कौन लेकर भाई निंदा कौन करेगा? संसद में निंदा कौन करेगा? जो विपक्ष के पार्टी के होंगे वही तो करेंगे, जिनकी सरकार है वो तो भाई ताली बजाते रहते हैं अपनी सरकार के पक्ष में। निंदा कौन करेगा? आलोचना कौन करेगा? जो विपक्ष में होगा। तो नो डाउट विपक्षी दल इसमें लेकर के आते हैं। इसमें भी 50 मेंबर के साइन होने चाहिए। निंदा का कारण बताना होता है कि आप क्यों निंदा कर रहे हैं, भाई आलोचना कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हो बताना होता है, जबकि पीछे वाले में बताने की आवश्यकता नहीं थी। तो अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में अगर आपको बताना हो, इनके बीच का डिफरेंट बताना हो तो बताएंगे निंदा प्रस्ताव में कारण बताना होता है, अविश्वास प्रस्ताव में कारण नहीं बताना होता। ठीक है, ये किसी एक मंत्री अथवा पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध हो सकता है। निंदा प्रस्ताव एक मंत्री के खिलाफ भी हो सकता है और पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी हो सकता है। मान लो किसी मंत्री ने कोई गलत कथन बोल दिया पब्लिक लाइफ में, या किसी मंत्री ने कुछ गलत कर दिया, तो उसके खिलाफ अकेले मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है और ये पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान रखना, एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। कारण बताना जरूरी होता है। 50 मेंबर के साइन होते हैं, विपक्ष लेकर के आता है। ठीक है, और ये पारित होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। मतलब थोड़ी सी आलोचना हो गई, भाषण हुए और खत्म, कुछ खास नहीं फर्क पड़ता। आज अगर सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आता है, कोई बात नहीं, भले लाओ, ठीक है, आप अपने मन की भड़ास निकाल लो और कुछ नहीं होना। अब दो अंतर आपको ढूंढने हैं, एक तो निंदा प्रस्ताव हुआ, एक दूसरा कौन सा हुआ? अविश्वास प्रस्ताव। दोनों के बीच का अंतर आपसे पूछा जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, अगर विपक्ष उसको पारित करने में सफल हो जाता है, इसका मतलब सरकार के पक्ष में कम लोग हैं, बहुमत वाला ही तो जीतेगा। सरकार के पास कम लोग होंगे तो यानी कि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। कब? जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। लेकिन अगर निंदा प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी बेइज्जती होती है और कुछ नहीं होता। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? इसे भी केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है क्योंकि इसमें सरकार की निंदा का अंश होता है। ठीक है, वही मतलब सरकारी थोड़ी निंदा होती है किसी विशेष दुर्घटना या बात को, किसी घटना को लेकर। यहाँ पर भी 50 मेंबर के साइन होते हैं। यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती है तो उस पर चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए इस प्रस्ताव को लाया जाता है। कोई बड़ी घटना हो गई, जैसे अभी हाल फिलहाल लखीमपुर खीरी में एक मंत्री जी है, उनके बच्चे ने गाड़ी चढ़ा दी उनके बेटे ने किसानों पर, 4 किसान मर गए, बाकी 3-4 लोग और मरे जो भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। एक पत्रकार की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण है सारा, लेकिन अब एक घटना है, इसमें सरकार का मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है, ऐसी बड़ी घटना हुई है। तो उस घटना पर उस सदन की कार्यवाही को कुछ समय तक रोकने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगित करने के लिए लाया जाता है, इसे बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पर निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। एक विषय पर होता है स्थगन प्रस्ताव, कुछ बाकी सारे दूसरे विषयों पर नहीं, एक टाइम पर एक विषय पर। अभी लखीमपुर खीरी की घटना हो रखी है तो लखीमपुर खीरी की घटना पर ही लाया जाएगा, तो एक विषय यहाँ पर होता है। विषय स्पष्ट तथ्यात्मक होना चाहिए, क्या हुआ, वाकई में क्या हुआ, कैसी घटना है, सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, वो सब उसका स्पष्ट होना चाहिए, पब्लिक में होना चाहिए। लोक महत्व का विषय होना चाहिए, एरा गैरा विषय नहीं, लोक महत्व का विषय। अब किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है, अगर अभी सदन चले तो ये एक बढ़िया विषय होता है स्थगन प्रस्ताव का। तत्काल चर्चा आवश्यक, और ऐसा विषय जिस पर तत्काल चर्चा आवश्यक हो उसे हम उस पर हम स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। थोड़ी सी इसकी विशेषताएं याद रखिए। ठीक है, एक विषय पर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, लोक महत्व का होना चाहिए, तत्काल चर्चा की उसमें आवश्यकता होनी चाहिए। और ये अगर पारित होता है तब भी सरकार को त्यागपत्र नहीं देना पड़ता, सिर्फ सरकार की खिंचाई करने का एक जरिया होता है स्थगन प्रस्ताव। फॉर्मेलिटीज़ है, याद रखिएगा, कभी एमपी बनो तो काम आएगा आपके, लेकिन अभी एग्जाम में भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किसी का ध्यान खींचना, तो वही अगर कोई बड़ी, अब चाहे स्थगन प्रस्ताव लाओ चाहे ध्यानाकर्षण लाओ, एक ही बात है, आपको नूरा कुश्ती वाला ही मामला है। यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती है जिससे जनता के हित प्रभावित हो, उस पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये
प्रस्ताव लाया जाता है ना। कोई बड़ी घटना हो गई और सरकार को भी नींद में है, सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो सरकार के उस मंत्री का जिसके डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है, कोई बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, कोई बड़ी घटना हो गई, तो उसका ध्यान, उसको नींद से जगाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, उसे कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इस पर चर्चा नहीं होती, केवल संबंधित मंत्री उस पर अपना वक्तव्य देता है। मंत्री जी को मतलब पानी के छींटे डालकर जगाया जाता है कि भाई जागो, थोड़ा बोलो, आपके डिपार्टमेंट में ये हो चुका है, क्या कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा होता। ठीक है, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, उस समय अगर सरकार सोती रहती तो सरकार के जो रक्षा मंत्री थे उनको जगाया, भाई बोलो आपके यहाँ पर ऐसा हो गया, बताया जाता है। ठीक है, वो चीज़ें। इसमें मतदान का भी प्रावधान नहीं है, यहाँ पर वोटिंग वगैरह मतलब हराने जीतने जैसी बात नहीं, सिर्फ प्रस्ताव लाया जाता है ध्यान देने के लिए। एक दिन में मैक्सिमम 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, मतलब 2 बार जगाया जा सकता है। एक दिन में मैक्सिमम 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। ठीक है, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 5 सदस्यों के नाम होते हैं, 5 सदस्यों के नाम होते हैं, उनके साइन होते हैं। हो गए ध्यानाकर्षण। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा का एक प्रस्ताव क्या होता है? निजी सदस्य के द्वारा लाया जाता है, थोड़ा याद रखना। अल्पकालीन चर्चा का प्रस्ताव निजी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। इस पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होनी चाहिए? 2। ध्यानाकर्षण पर 5 होते थे, इस पर 2 होनी चाहिए। किसी लोक महत्व के विषय पर चर्चा की जाती है और इसके लिए कार्य मंत्रणा समिति की पूर्वानुमति होनी। बिजनेस एडवाइजरी एक कमेटी होती है संसद में, तो जिस सदन में आप लेकर के आते हो उसके उस समिति की पूर्वानुमति होनी चाहिए, प्राइवेट मेंबर लेकर के आता है। अल्पकालीन चर्चा को याद रखिए। ठीक है, इसके लिए चर्चा का समय निश्चित है, 2.5 घंटे की चर्चा, इसे 2.5 घंटे की चर्चा भी कहते हैं, इसे अल्पकालीन चर्चा कहते हैं। और 2.5 घंटे की चर्चा भी इसे हम कहेंगे, किसको? चर्चा के प्रस्ताव को, अल्पकालीन चर्चा के प्रस्ताव को। क्लियर? रूल 37, ये भी एक बार पूछा गया आरपीएससी में शायद कहीं। रूल 37 एक लोकसभा का नियम है, लोकसभा के नियम का नंबर है 37। लोक महत्व का कोई विषय जिसे प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चा के दौरान नहीं उठाया गया है, उसे इस नियम के तहत उठा दिया जाता है। कोई ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा टॉपिक रह गया, ऐसी कोई बात रह गई जो बाकी जो हमारे पास आए थे मौके, हम उस समय नहीं उठा पाए, तो इस रूल 37 के द्वारा हम कोई बची हुई चीज़ हो उसको इसमें उठा सकते हैं। ठीक है, और इसके तहत एक दिन में कितने विषय उठा सकते हैं? 20 विषय उठाए जा सकते हैं। इसके तहत एक दिन में 20 विषय उठाए जा सकते हैं। इसमें मंत्री के उपस्थित होने व उसके वक्तव्य की आवश्यकता नहीं होती। जो रूल 37 के तहत आप कोई मुद्दा उठाते हो तो उसमें मंत्री का रहना, उस मंत्री के भाषण की, उस मंत्री के जवाब देने की कोई ऐसी आवश्यकता, बाध्यता टाइप नहीं होती। रूल 377 याद रखिएगा। एक और चीज़, लोकसभा के भंग होने पर विधेयक पर प्रभाव। जैसे अभी लोकसभा चल रही है, अचानक लोकसभा भंग हो जाए, मान लो मेंबर नहीं रहे सरकार के पास, जितने मेंबर सदस्य थे वो सारे इधर उधर भाग गए, लोकसभा चली गई। ऐसी स्थिति में कोई विधेयक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसने साफ साफ लिखा है, यदि कोई विधेयक लोकसभा के संपर्क में आ जाता है तो लोकसभा के भंग होने पर विधेयक समाप्त हो जाता है। मतलब जो लोकसभा के टच हो गया, इतना याद रखो, जो कैसे भी करके लोकसभा में जिसकी एंट्री हो गई, चाहे तो लोकसभा में अंदर वो शुरुआत करी तो वो लोकसभा के अंदर रहा, चाहे वो राज्यसभा से निकल करके लोकसभा में आया, जिस विधेयक ने लोकसभा को छू लिया वो क्या हो जाएगा? वो भी गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, चाहे पारित हो चाहे लोकसभा में पेश पड़ा। कहने का मतलब जिसमें लोकसभा का नाम घुस जाएगा, जिसमें लोकसभा आ जाएगा लिखा हुआ जिस विधेयक में, वो विधेयक लोकसभा के विघटन में भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन थोड़ी 3 चीज़ों को इसके ऊपर याद करना है। अगर वो 3 चीज़ें आ जाती लिखी हुई तब वो पारित में, तब वो समाप्त नहीं होगा। ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं वो समाप्त नहीं होते। अब वो चाहे राष्ट्रपति के पास विचाराधीन हो, चाहे राष्ट्रपति ने लौटा दिया हो, एक बार अगर राष्ट्रपति के पास चला गया तब वो समाप्त नहीं होगा। बस इतनी सी बात याद रखो। देखो भाई, जो राज्यसभा में होगा ना उसका तो दिक्कत ही नहीं। हमको सोचना क्या है, कौन सा विधेयक लोकसभा के भंग होने पर समाप्त होता है। तो आपको 2 बातें याद करनी है। एक तो वो बात, जिस विधेयक ने लोकसभा को छू लिया वो गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा लोकसभा के विघटन के समय। इसके ऊपर एक बात याद करनी है, जिसमें राष्ट्रपति नाम आ गया, जो राष्ट्रपति के पास टच हो गया वो समाप्त नहीं होगा, वो चाहे कहीं भी घूमे फिर।
तो यहाँ ये राष्ट्रपति वाला मैटर याद रखिएगा पहले तो। राष्ट्रपति का जिसमें नाम आ गया, जिस विधेयक में राष्ट्रपति का कोई कहीं पर भी पूरी लाइन में नाम आ गया, राष्ट्रपति के पास आपने भेजा हो, चाहे राष्ट्रपति ने वापस भेजा हो, कैसे भी राष्ट्रपति का हाथ उस पर लग गया, राष्ट्रपति से वो टच हो गया, वो समाप्त नहीं होगा। इसके अलावा जो विधेयक लोकसभा के टच हो गया वो समाप्त हो जाएगा। 2 ही नाम याद रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऑप्शन आएंगे, कर सकते हो आराम से, ठीक है। बाकी इसकी 4-5 लाइन है, उनको करने बैठोगे ना तो याद नहीं होगा, ये तुक्का लगा के याद कर सकते हो आप। संसदीय समितियां, अब देखो संसद में कुछ समितियां होती हैं, मैंने कल आपको बताया था ना, संसद में कई बार अनपढ़ आदमी चला जाता है, जिसको ना तो अंग्रेजी पढ़नी आती है ढंग से, हिंदी भी कई बार पढ़नी नहीं होती, लेकिन जनता के आशीर्वाद से कई ऐसे लोग होते हैं, भले भाई वो मान लो अनपढ़ रह गए पुराने ज़माने में, तो उनकी गलती थोड़ी है, जनता उनसे प्रेम करती। कई ऐसे नेता थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे, जिनको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लेकिन जनता की सेवा करने में वो काफ़ी आगे होते थे, भ्रष्टाचार नहीं करते थे, ईमानदार होते थे, लेकिन वो बिल वगैरह पढ़ने में, जो संविधान की प्रक्रियाएं हैं ना, इनको नहीं जानते थे। तो अब वो सारे के सारे मेंबर एक समान नहीं होते ना, तो क्या होता है, संसद की समितियां बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वो समितियां क्या क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। संसदीय समितियों का उद्भव ब्रिटेन से हुआ, मतलब ब्रिटेन से ये कंसेप्ट आया है, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग अमेरिका में होता है, ठीक सर। भारत में इसका प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुआ। तो संसदीय समितियों का भारत में कंसेप्ट सबसे पहले कब आया था, 1919 के अधिनियम में, और 1921 में पहली बार भारत में संसदीय समितियों का गठन किया गया। 2 प्रकार की होती है संसदीय समितियां, एक तो होती है स्थायी, एक होती है अस्थायी। एक होती है स्थायी, एक होती है अस्थायी। स्थायी होती है वो तो आपको बनानी है, परमानेंट, हर साल आपको जब भी नई संसद बने आपको बनानी होती है। अस्थायी किसी काम के लिए बनाते हैं, जब भी काम पूरा हुआ खत्म हो जाती है, ठीक है। और इनकी मीटिंग के लिए जितने मेंबर होते हैं 1/3 मेंबर आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। समितियों का महत्व है, भाई क्यों बनाया जाता है, क्या महत्व है, ये कार्य विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। विशेषज्ञ लोग होते हैं ना, उनको समितियों में रख लेते हैं। संसद के पास उत्तरदायित्व अधिक हैं, जबकि उस समय का अभाव होता है, लेकिन समितियों के माध्यम से उत्तरदायित्व को बांट दिया जाता है। होता है ना, हमने हमारे घर में 4-5 भाई है, तो भाई तू ये देख ले, जैसे मान लो शादी के समय तू टेंट संभाल ले, तू सब्जी वाला काम संभाल ले, तू शादी से पहले अगर विवाह के कार्ड बांटने तो कार्ड बांटने का एक काम भाई कर लेगा। ऐसे हम काम का बंटवारा करते हैं। वैसे ही संसद में कार्यों का कुछ 4-5 ग्रुप बना के लोगों के, है ना, कहीं 20 का ग्रुप है, कहीं 30 का ग्रुप है, कहीं 15 का है, कहीं 22 का है, ऐसे ग्रुपों में काम बांट देते हैं कि भाई आप ये काम करो, आप रक्षा के मामले देख लो, आप ये देख लो, आप ये देख लो, काम बांट देते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर इसका एक उद्देश्य है कि संसद के पास उत्तरदायित्व अधिक है, जबकि समय का अभाव होता है, लेकिन समितियों के माध्यम से उत्तरदायित्व को बांट दिया जाता है। इसमें कार्यों का निपटारा क्या होता है, शीघ्र निपटारा हो जाता है, और विशेषज्ञता को प्रोत्साहन मिलता है, मतलब थोड़ी स्पेशलिटी आती है। कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, एडवांस लोग होते हैं, तो वो थोड़ा सा, कई बार ज्ञानी लोग भी होते हैं संसद में, जो लोकप्रिय नहीं होते, जनता के बीच ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन वो अपने दिमाग से काम करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर उस समय थे, डॉक्टर अम्बेडकर सारे चुनाव जरूर हारे थे, ठीक है, लेकिन वो संविधान समिति में सबसे ज़्यादा दिमाग वाले, बुद्धि वाले, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। लेकिन वो पब्लिक में कई बार उनकी जाति की वजह से हो सकता है, किसी क्षेत्र की वजह से हो सकता है, किसी और दुर्भावना की वजह से चुनाव हार जाते हैं। वो लोग भी संसद में राज्यसभा के जरिए या मनोनयन के जरिए पहुँच करके भी सहयोग करते हैं, ठीक है। तो जिस उद्देश्य के लिए समिति का गठन किया जाता है, उसमें उन लोगों को मेंबर बनाया जाता है। जैसे मान लो कोई वित्त की समिति है, टैक्स लगाने की समिति, उसमें जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं उनको शामिल करते हैं। जैसे मान लो शिक्षा पर कोई समिति बन रही है, तो प्रोफेसर लोग होते हैं, जो एजुकेशन फील्ड के लोग होते हैं उनको जोड़ते हैं। स्वास्थ्य पर कोई समिति बनी है, तो मान लो डॉक्टर, कितने लोग हमारे मेंबर बने हुए जो पुराने डॉक्टर रहे हैं, उनको लेते हैं, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को उसमें डालते हैं, ताकि गलतियाँ कम होती है। अब मान लो कोई अनपढ़ निरा है, उसको बेचारे को कोई मेडिकल वाली समिति में डाल देते हैं, तो क्या क्या बात कहेगा वहाँ पर, ऐसे लोगों को नहीं करते। गोपनीयता बनाए रखने में सहायक होती है। अब कोई मान लो ऐसा विषय संवेदनशील जो पूरे सभी मेंबरों को नहीं बताना होता है, कई गंवार मेंबर होते हैं जो बड़बोले होते हैं, बाहर आके बोल देते हैं कुछ भी, है ना, अपने प्रशंसकों के बीच में मजाक करने के मूड में कभी कभी कुछ फेंकते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को दूर रखा जाता है। तो कुछ लोगों के बीच में बातें रखी जाती हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष के मध्य आपसी सामंजस्य, इसमें देखो कोई ऐसा नहीं कि जो जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के लोग ही समितियों में होंगे, विपक्ष के लोग भी समितियों में होते हैं। विपक्ष से भी कई बार अच्छे लोग चुनाव जीत कर के आते हैं, इंटेलिजेंट लोग चुनाव जीत करके आते हैं,
तो उनको भी इसमें शामिल कराया जाता है। ठीक है, और एक आपसी समन्वय दोनों सदनों के बीच भी बना रहता है। कुछ समितियों में दोनों सदनों के मेंबर उसमें शामिल होते हैं। देखो कौन कौन सी समितियाँ, उनको देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं। ध्यान रखना सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन में लोक शब्द आ रहा है, देखो ल आ रहा है ना, तो लोक याद रखिएगा इसमें। प्राक्कलन में लोक आ रहा है, लोकसभा से। ठीक है, निर्वाचन कैसे होते हैं, अनुपातिक पद्धति से होता है। मंत्री इसका मेंबर नहीं बन सकता, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्राक्कलन समिति याद रखिएगा। मंत्री मेंबर नहीं बनेगा, 1 साल की कार्यकाल होता है। ठीक है, काम क्या होता है, बजट के प्रावधानों की समीक्षा करना, उसकी अनियमितताओं को उजागर करना। बजट में जो प्रावधान हुए थे उनकी बजट में क्या क्या कहा गया, उनकी समीक्षा करना। एक समिति आती है लोक लेखा समिति। देखो लोक लेखा, दो शब्द लिखे हैं तो 22 मेंबर आपको बनाने हैं। इसमें दोनों सदनों के मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर भी होते हैं और राज्यसभा के भी होते हैं। लोकसभा से 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा से इसके 7 मेंबर होते हैं। लोक लेखा समिति से कुल मेंबर कितने हो गए, 22। अनुपातिक पद्धति से इसका निर्वाचन हो जाता है। ठीक है, विपक्षी दल से इसका जो मेंबर होता है वो अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी दल का कोई मेंबर होता है। मंत्री यहाँ भी इसका मेंबर नहीं बनेगा। 2 ही महत्वपूर्ण समितियाँ हैं, प्राक्कलन और लोक लेखा, दोनों ही समितियों में मंत्री इसका मेंबर नहीं बन सकता। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, काम क्या होता है, केग के प्रतिवेदन की समीक्षा करना। जो केग होता है उसका जो प्रतिवेदन होता है उसकी समीक्षा करना। ये देखना कि बजट के प्रावधानों का सही तरीके से क्रियान्वयन किया गया है। वापस वही जो है ना, बजट को चेक करता है कि बजट में जो बातें कही गई है उनको ढंग से निभाया नहीं निभाया। बजट के क्रियान्वयन की अनियमितताओं को, ये भी बजट की अनियमितताओं को उजागर करती है। इसका काम एक और बढ़ गया कि वो केग के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। केग ने जो रिपोर्ट दी उसकी समीक्षा करती है। लोक उपक्रम समिति कुछ खास नहीं है, लेकिन याद रखेंगे कि इस बार पूछ ले। दोनों महत्वपूर्ण है, लोक लेखा और प्राक्कलन। इसके बाद में समितियां खास नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी याद रखनी है। किस्मत खराब हो तो ऊँट पर बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट जाता है, कहावत सुनी होगी, हो सकता है आपके साथ भी ऐसी चोट। थोड़ा सा लोक उपक्रम याद रखिए। जैसे लोक लेखा याद की, वैसे ही लोक उपक्रम, इसके अंदर भी 22 मेंबर होते हैं। 15+7 अनुपातिक पद्धति से चुनाव होता है। मंत्री इसका ही मेंबर नहीं बनता। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का ही होता है। कार्य क्या, ये भी केग की रिपोर्ट की समीक्षा करता है। तो लोक उपक्रम वाली जैसे लोक लेखा थी, सेम वैसी की वैसी है। तो दोनों ही लोक क्या है, बराबर ही काम करती है। चलिए, कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति का काम क्या होती है, लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। दोनों सदनों में अलग अलग कार्य मंत्रणा समितियां होती है। ठीक है, लोकसभा की समिति के मेंबर कितने होते हैं, 15 होते हैं। और ध्यान रखना, कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष स्पीकर होता है। राज्यसभा में 11 मेंबर होते हैं, वहाँ उसका अध्यक्ष कौन होगा, सभापति होगा, मतलब भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति कार्य क्या है, रोज के कार्यों को, मतलब आज क्या करना है, आज प्रश्न कौन पूछेगा, प्रश्नों को छांटना करना, वो सारी एक समिति, काम काज देखने वाली समिति होती है। विभागीय समितियाँ, ठीक है, इनकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। भारत में 1989 से कानून बनाया गया। विभागीय समितियाँ भी होती है। 1989 में इसके लिए कानून बनाया गया। 93 में 17 विभागीय समितियां बनाई गई। 2004 में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। ठीक है, एक समिति में कितने मेंबर होते हैं, विभागीय समिति में 31 मेंबर होते हैं। 21 लोकसभा से हो सकते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। कोई खास नहीं है, छोड़ देना विभागीय समितियाँ। हल्का सा दिमाग में रखिए, कुछ समितियाँ होती है जो आपके प्राक्कलन लोक लेखा उनसे अलग होती है। एक एक फैक्ट याद करने की आवश्यकता नहीं, हल्का सा याद रखना आपको इधर से। ठीक है, 16 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करता है। 8 समितियों की नियुक्ति सभापति करता है। एक व्यक्ति एक से अधिक समितियों का सदस्य बन सकता है। एक व्यक्ति एक ही समिति का अध्यक्ष बन सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक एमपी दूसरी समिति का मेंबर भी बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किए जाने के पश्चात विभिन्न विभागों के बजट की समीक्षा की समितियां बनती है। इनकी समीक्षा के बाद ही अनुदान की मांगें पेश की जाती है। बजट पेश हो जाता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग विभाग के लिए फिर क्या करती है, समितियां बनी होती है। जैसे मान लो शिक्षा के लिए कितना पैसा चाहिए, तो उस पैसे को कितना पैसा चाहिए सरकार ने तो मांग लिया, वो समिति जांच करती है कि क्या वास्तव में लोगों को इतना पैसा चाहिए या मजाक कर रहे हैं, है ना। पर्यावरण के लिए इतना पैसा चाहिए, वित्त के लिए इतना चाहिए, है ना, एमएसएमई के लिए इतना पैसा चाहिए। तो समितियाँ बनी हुई है हमारे संसद में, वो उसका एक तरह से क्या करता है, जांच करती है कि भाई ये जो पैसे मांगे हैं वो वास्तव में चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए तो फिर उन पर अनुदान की मांगें पेश की जाती हैं। ठीक है,
एक समिति एक से अधिक विभागों के बजट की समीक्षा कर सकती है। अस्थायी समितियां कोई विशेष काम से ही बनाई जाती है। इन समितियों का गठन उद्देश्य विशेष के लिए किया जाता है तथा उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात ये समाप्त हो जाती है। किसी विधेयक की समीक्षा करने के लिए परवर समिति किस प्रकार की समिति है? अस्थायी समिति। देश ये सवाल बन जाएगा। अस्थायी समिति का उदाहरण है, ऑप्शन ए में दे देगा लोक लेखा समिति, बी में दे देगा प्राक्कलन समिति, 3 में दे देगा कार्य मंत्रणा समिति, 4 में दे देगा परवर समिति। तो परवर समिति कैसी है? अस्थायी समिति है। जब भी कोई विधेयक पेश किया जाता है तब परवर समिति बना दी जाती है। एक संयुक्त संसदीय समिति, ये भी अस्थायी समिति है। 2 समितियां याद करेंगे, परवर समिति और संयुक्त संसदीय समिति। दोनों समितियों का प्रकृति कैसा है? अस्थायी प्रकार की समितियां हैं। जब जरूरत पड़ती है तब बनाते हैं, काम खत्म समिति खत्म। ठीक है, चलो। अब तक निम्न विषयों को संयुक्त समिति द्वारा मतलब इसका गठन किया गया था। कब? बोफोर्स घोटाला हुआ तब कर दी। हर्षद मेहता वाला घोटाला, मूवी आई थी इसकी 1992 में, उस पर एक पूरी वेब सीरीज आई थी, वो वाला घोटाला। शीतल पेय में कीटनाशक, जो एक कोका कोला वगैरह ड्रिंक्स आते हैं, इनमें कीड़े मकोड़े मिल गए थे एक बार, तो उसके समय कीटनाशक इनमें कितना होता, वो सारी इसको देखने में। केतन पारेख का जो घोटाला था, उसमें 2G घोटाले के समय भी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। यहाँ से नहीं पूछने वाला सवाल, फिर भी थोड़ा याद रखिए। ठीक है, तो ये आपका समाप्त हुआ। और थोड़ी सी बातें, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, संसदीय व्यवस्था, अध्यक्ष व्यवस्था में हमने विशेषताएं पढ़ी थी ना कॉन्स्टिट्यूशन की, वहाँ मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ वापस बताने की आवश्यकता शायद नहीं है। ठीक है, तो ये आपका संसद वाला पार्ट हुआ। कुछ बातें और याद कर लीजिए। संसद में भाषा कौन सी होगी? 120 अनुच्छेद याद रखिएगा। संसद में प्रयोग ली जाने वाली भाषा हिंदी और इंग्लिश होगी। ठीक है, और जो स्पीकर और सभापति होती है उनकी अनुमति से लोकल भाषा में भी आप अपनी बात रख सकते हो। जैसे मान लो गुजरात का कोई MP है, अब उसको हिंदी भी नहीं आती ढंग से, अंग्रेजी भी नहीं आती, तो वो अपनी भाषा में बोलेगा ना भाई, तो बोल सकते हो आप अपनी भाषा में, उसकी अनुमति। हिंदी इंग्लिश वैसे 2 भाषाएं, लेकिन आप अनुमति से किसी अपनी भाषा में बात रख सकते हो। सदन में न्यायाधीशों के व्यवहार पर कोई चर्चा नहीं होती, ध्यान रखना। संसद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने क्या बात कही, क्या कहा, उनके बारे में कोई चर्चा संसद में नहीं होगी, याद रखिएगा। मतलब वो स्वतंत्र है, उनके किसी व्यवहार पर चर्चा नहीं होगी। ठीक है, न्यायालय सदन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, ना तो वो यहाँ करेंगे, वो इन पर करेंगे। ठीक है, वो भी नहीं करेंगे। और 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति के पावर में। अनुच्छेद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, 123 याद रखिएगा। ये क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्लियर? तो ये हमारी संसद के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी। सत्य असत्य वाले कथनों के लिए तैयार रहिए। जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, अगर मैंने स्पीड रखी, थोड़ा वापस जूम इसको आप पीछे करके, ठीक है, पीछे बैकवर्ड करके आप इसको देख सकते हैं, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा सकते हैं, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। आराम से इन चीज़ों को लिख लीजिएगा। सत्य असत्य वाले कथनों में आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना यहाँ से बन जाती है। क्लियर? तो ये संसद आज कंप्लीट हुई। अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे आगे हम। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।